कहानी की शुरुआत में हमें रजा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत बीमार है और उसकी ऐसी हालत होने के पीछे की क्या वजह है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल उसे इलाज के लिए कहीं ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसे इमाम रजा की मजार पर ले आया गया है, जिनके नाम पर ही रजा का नाम रखा गया है। उसे जमीन पर लेटा दिया गया और वो अपनी अधखुली आंखों से देखता रहा और इसके साथ ही कहानी अतीत में लौट आती है। रजा रोज सुबह एक मस्जिद में शाहिद नाम के आदमी के पास कुरान सुनने आया करता था और शाहिद साहब रजा को अपने बेटे की तरह मानते थे। वहाँ से निकलकर रजा बाजार की तरफ जाता है। वो एक फल के सौदागर के पास रुकता है, मगर उसे आज कोई फल नहीं चाहिए। उसे वो फल रखने वाली लकड़ी की रेहड़ी चाहिए। दुकानदार ने उसे ऐसे ही मुफ्त में ले जाने को कहा, पर फिर भी रजा ने उस आदमी के हाथ में 500 रुपए थमा दिया। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि उसे एक बच्ची दिखाई दी जो अपने आधे सड़े फलों को लेकर बाजार के एक कोने में बैठी है, मगर कोई उसके पास से फल नहीं खरीदता। रजा उस बच्ची के पास जाकर बैठा। उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी और रजा ने उसके सारे फल खरीद लिए। घर पहुंचकर उसने वो सारे फल माँ के सामने पानी में डाल दिए। माँ बोली, अरे बाजार में अच्छे फल नहीं मिले क्या? तू इन्हें कहाँ से उठा लाया? रजा बोला, तू इनका मुझे मुरब्बा बना दे या कुछ भी बना दे, मैं खा लूंगा, तो चिंता मत कर। रजा का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं। वो घर से निकल गया और पीठ पे फलों की रेडी बांधकर बाइक पर सवार हो गया। रजा दरअसल भाड़े पर मोटरसाइकिल चलाता है। बाकी सभी की तरह वो बाजार में आकर यात्री इकट्ठा करने लगा ताकि वो किराया लेकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। इतने में एक बुजुर्ग आदमी आकर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। उसे किसी नजदीकी गांव में जाना है। रास्ते में रजा इतनी तेज गाड़ी चला रहा है कि पीछे बैठे उस बूढ़े आदमी को डर लगने लगा। वो रजा को जरा धीमे चलाने के लिए कहता है, मगर यहाँ कौन उसकी सुनने वाला है। रजा अपनी ही धुन में मोटरसाइकिल चलाता रहा और जल्द ही वो उसके गांव तक पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर देखा तो कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। उस बूढ़े आदमी ने रजा को बहुत डांट लगाई। ऐसे भी कोई गाड़ी चलाता है क्या? रजा ने अपनी तरफ से माफी भी मांग ली। फिर उस आदमी ने बच्चों से पूछा, अरे तुम लोग क्लास में क्यों नहीं हो? तभी उनमें से एक बच्चा बोल पड़ा, हमारी नई टीचर अभी तक नहीं आई है, मगर हेडमास्टर जी ने कहा है वो आज ही आएंगी। और इस बच्चे की कही बातें रजा भी सुन रहा है। रजा अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा और उसे रास्ते में एक और यात्री भी मिल गया। और कमाल की बात है कि वापस आते ही उसे एक और यात्री मिल गई। रजा ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? मंजिल का पता बताकर वो बूढ़ी दादी उसके मोटरसाइकिल पर सवार हो गई और तभी रजा की नजर सामने रुकी बस पर गई, जहाँ से उसने मरियम को उतरते देखा। उसने आज से पहले ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। मरियम ने एक बस कंडक्टर से पूछा, यहाँ से बलदी गांव कैसे जाया जाता है? कंडक्टर बोला, कोई भी मोटरसाइकिल सर्विस आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। और ये कहते हुए रजा ने सुन लिया। अब मरियम यहाँ वहाँ बाजार में मोटरसाइकिल सर्विस ढूंढ रही है। फिर क्या था, रजा ने उस बूढ़ी दादी से कहा, दादी मैं आपको कल फ्री में घर तक छोड़ दूंगा, आज मुझे कहीं जाना होगा। दादी गुस्सा करते हुए उसके मोटरसाइकिल पर से उतर गई। उसके बाद मरियम ने रजा से पूछा, क्या तुम मुझे बलदी गांव तक छोड़ दोगे? रजा बोला, जरूर टीचर, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। मरियम ये सुनकर हैरान रह गई। इसे कैसे पता कि मैं इस गाँव की नई टीचर हूँ? रजा ने आगे कहा, आपकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है ना? क्योंकि उसने तो सुबह ही उस बूढ़े दादा को बलदी गांव में उतारते हुए बच्चों से बातें करते हुए सुन लिया था। फिर मरियम रजा की मोटरसाइकिल में सवार होकर वहां के लिए निकल पड़ती है। रास्ते भर रजा की बकबक तो रुक ही नहीं रही, वहीं मरियम बिल्कुल चुप है। अब रास्ते में नदी पार करते हुए मरियम का जूता पानी में बह गया। किसी तरह मोटर बाइक को किनारे पर लगाकर रेजा कमर तक पानी में जूता पकड़ने के लिए छलांग लगा देता है और थोड़ा आगे जाकर वो जूते को आखिरकार पकड़ ही लेता है। फिर उसे अपने कोट में दबाए हुए वापस लौट आता है। मरियम ने आते ही उसे डांट लगाई, इस तरह भी कोई मोटरसाइकिल चलाता है? और रजा ने आंखें नीची करके उसे माफी मांगी और फिर से वो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो आखिरकार उस गांव तक पहुंच जाते हैं। मगर जब पैसे देने की बारी आई तो रजा ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप इस गांव के टीचर हो, हमारी मेहमान हो। मगर नाराज होकर मरियम पैसे को वहीं पर रख के चली गई। रजा ने वो पैसे बड़े संभाल कर अपने अंदर की जेब में रख लिया और दूर से मरियम को जाते हुए देखता रहा। लेकिन रजा वापस नहीं जाता और वहीं बैठकर स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करने लगता है। इतने में स्कूल की घंटी बज उठती है। बाकी सभी टीचर्स के साथ मरियम भी बाहर आई। तभी हेडमास्टर ने उसे रोकते हुए कहा, आज पहला दिन था
देरी हो गई, मगर कल से ध्यान रखना। मरियम ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब वो जब रास्ते की तरफ आई तो देखा कि रजा वहाँ खड़ा है। रजा ने उसे देखते ही अपनी बाइक स्टार्ट कर दी, मगर मरियम बोली, मुझे जरा काम है, जाने में देरी होगी मुझे। इतने में एक और बाइक वाला आकर मरियम को साथ चलने को कहने लगा और उस अजीब से आदमी को देखकर वो रजा की मोटरसाइकिल में बैठ जाती है। वापसी में रजा तो बहुत खुश है। उसने मरियम से कहा, स्कूल के हेडमास्टर ने मुझसे दरख्वास्त की है कि आपको रोज ले आने और ले जाने का काम करूं। मरियम कोई जवाब नहीं देती। घर पहुंचकर मरियम चुपचाप अंदर चली गई और रजा वहीं खड़ा उसे देखता रहा। घर वापस लौटकर भी रजा खोया खोया सा है। खाने पीने का तो उसे जरा भी ध्यान नहीं। उसकी माँ को समझ आ रहा है कि रजा को कुछ तो हुआ है। अगले दिन सुबह सुबह रजा नाई के पास जाकर नई तरीके से बाल कटवाता है और जाकर मरियम के घर के सामने इंतजार करने लगा। मरियम सही वक्त पर घर से निकलती है, मगर उसने देखा कि बीच रास्ते में पानी इकट्ठा हुआ है। रजा ने जल्दी से उस फल की रेडी को पानी में फेंक दिया, मगर इससे मैले पानी के छींटे मरियम के चेहरे पर पड़ते हैं। रजा दोबारा उसे माफी मांगता है और फिर वो दोनों स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। सही वक्त पर रजा मरियम को स्कूल पहुंचा भी देता है। इधर मरियम बच्चों की क्लास ले रही है और रजा खिड़की से झांक कर उसे देखता जा रहा है। ये रजा का पहला प्यार है, इसीलिए उसका खुद पर कोई जोर ही नहीं चल रहा। घर पहुंचकर आज भी रजा चुपचाप बैठा है। माँ ने पूछा, तुझे क्या हुआ है रजा? वो बोला, मालूम नहीं माँ। रजा की तो आंखों में मरियम की छवि और कानों में उसी की आवाज गूंज रही है। माँ चुपचाप उसका खाना रखकर वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन से ये उसका रोज का काम हो गया। रोज मरियम को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ना और पूरा दिन उसे छुप छुप कर स्कूल में देखना। एक दिन छुट्टी होने से पहले क्लास का एक बच्चा पानी पीने के लिए बाहर आता है। रजा ने उस बच्चे को रोककर कहा, क्या आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो सकती है? वो क्या है ना कि मुझे टीचर को लेकर बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम आ गया है। और उसे चॉकलेट खाने के लिए अपनी जेब के सारे पैसे दे देता है। बच्चा क्लास में वापस लौटकर देखता है कि आज की क्लास लगभग खत्म हो गई है। उसने टीचर से थोड़ा जल्दी छुट्टी करने को कहा, मगर मरियम ने उसे डांट कर चुप करा दिया। इतने में दरवाजे के कोने से रजा ने उस बच्चे को इशारा करके बाहर बुलाया और बच्चा बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर निकल आया। फिर उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कहा, टीचर की आज की क्लास पूरी हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप परमिशन दे दे तो हम जल्दी घर जा सकते हैं। लेकिन हेडमास्टर ने उसे डांट कर यह कहते हुए भगा दिया कि कोई जल्दी छुट्टी नहीं होगी, जाओ जाकर क्लास पूरी होने का इंतजार करो। अब उस बच्चे ने क्लास वापस आकर मरियम टीचर से कहा, हेडमास्टर जी ने छुट्टी करने को कहा है। ये सुनने के बाद मरियम ने सारे बच्चों को छोड़ दिया। अब बच्चों को स्कूल से जल्दी निकलता देख हेडमास्टर ने टीचर से पूछा, अरे तुमने बच्चों को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? मरियम बोली, आपने ही तो ऐसा करने को कहा था। इससे पहले कि हेडमास्टर उस बच्चे को पकड़ता, वो वहाँ से भाग गया और आगे जाकर रजा को एक आंख मारकर इशारों में कहा कि आपका काम हो गया है। और उधर रजा जल्दी से बाइक लेकर मरियम के सामने हाजिर हो गया। इधर रजा की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका बेटा कितना सीधा साधा है। वो मस्जिद पे आके अपने बेटे के नाम पे दुआ पढ़ रही है। उधर जंगल के रास्ते से लौटते हुए चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। इतने में उनकी बाइक बीच रास्ते पर खराब हो गई। मरियम ने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा है, लेकिन वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है ताकि रजा को उसका डर महसूस ना हो। उधर रजा गाड़ी को ठीक करने की कोशिशों में लगा हुआ है और मरियम आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद रजा उसकी तरफ बढ़ने लगा। मरियम ने घबराकर जैसे ही उसकी तरफ देखा, रजा बोला, मुझे दरअसल आपके बालों का वो क्लिप चाहिए। गाड़ी में कचरा जमा हो गया है, उससे निकालने में मदद मिलेगी। मरियम ने उसे डांटते हुए कहा, इस तरह कोई आकर कहता है क्या? मैं तो घबरा गई थी। रजा का चेहरा छोटा सा हो गया। वो उसे माफी मांग लेता है और रजा फिर से मोटरसाइकिल ठीक करने में लग गया। उधर मरियम को अपने किए गए बर्ताव की वजह से बुरा लग रहा है। मरियम वहाँ बैठे बैठे किसी महान ईरानी कवि की कविता गुनगुना रही है और फिर उसने उठकर रजा के पास जाकर उससे माफी मांगी, लेकिन रजा कुछ नहीं कहता। तभी कोहरे के बीच में से जंगल के अंदर से किसी मोटरसाइकिल के आने की आवाज आई। ये वही आदमी है जिसने पहले दिन भी मरियम को बाइक में सवारी लेने को कहा था। अब उसे देखकर मरियम घबराने लगी। इतने में रजा की मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और वह खुशी में चिल्लाता हुआ मरियम को वहाँ से लेकर घर की तरफ लौट पड़ा। फिर इस तरह कई और हफ्ते बीत गए और रजा का एक तरफा प्यार यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन
रजा मरियम के घर जाने से पहले रास्ते से एक फूलों का गुलदस्ता ले लेता है और रोज की तरह स्कूल पहुंचाने के लिए उसके घर के बाहर इंतजार करने लगा। लेकिन घंटे भर से ऊपर हो चुका है, मरियम नहीं आती। मजबूरन वो उसके दरवाजे के सामने गया और बड़ी हिम्मत करके कॉलिंग बेल बजाई, मगर ये क्या, दरवाजा खुला पड़ा है। डरते हुए वो अंदर चला गया। तभी कमरे के अंदर से एक आदमी बाहर की ओर झांकते हुए आया और रजा को देखकर बोला, तू कौन है और अंदर कैसे आया? रजा हकपका गया और जवाब नहीं दे पाया। इतने में उस आदमी ने रजा का गिरबान पकड़कर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बाहर का शोरगुल सुनकर मरियम और उसकी माँ भी बाहर आए। मरियम बोली, मैं इसे जानती हूँ, ये रजा है। मरियम की माँ भी बोली, हाँ, ये इसे रोज स्कूल छोड़ने जाता है, बहुत अच्छा लड़का है। रजा ने भी माफी मांगते हुए कहा, मैं तो बस टीचर को स्कूल के लिए बुलाने आया था, दरवाजा खुला था इसीलिए अंदर चला आया, पर शायद मुझे इस तरह बिना पूछे अंदर नहीं आना चाहिए था। मरियम शर्मिंदा होकर अंदर चली गई और उस आदमी ने रजा को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही रजा दरवाजे पर बैठकर वहीं रोने लगा, क्योंकि उसे मालूम चल चुका है कि दरअसल उस आदमी से मरियम की शादी होने वाली है। रजा को तो इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि वो अपने प्यार का इजहार कर पाता। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। अब रजा का कहीं भी मन नहीं लगता, न घर पर और न ही बाहर। वो रोज मरियम के दरवाजे पर आकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करता, ये जानते हुए कि वो दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। वो उसके साथ स्कूल जाने के लिए अब कभी दोबारा नहीं आएगी। रजा स्कूल जाकर भी उसकी आंखें मरियम को ही ढूंढती रहती। वो उसकी क्लास में बैठकर उसके वहां होने की कल्पना करता। अब यहाँ रजा की माँ शाहिद साहब के पास आई है, जिसके पास उनका बेटा अक्सर कुरान सुनने आया करता था। उन्होंने अपने बेटे का पूरा दुख उनके सामने जाहिर कर दिया। मेरा बेटा बदल गया है, चुपचाप बैठकर ना जाने क्या सोचता रहता है। इधर शाहिद साहब ने भी बताया कि रजा यहाँ भी कई दिनों से नहीं आया, मुझे लगा कि वो अपने काम में व्यस्त होगा। रजा की माँ ने दरख्वास्त किया कि आप एक बार मेरी तरफ से रजा से जरूर बात करें। शाहिद साहब ने उसकी माँ की हिम्मत बंधाते हुए कहा कि रजा वाकई में बहुत अच्छा बच्चा है, ऊपर वाला उसके साथ जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, आप चिंता ना करें। और रजा की माँ उन्हें अलविदा कहकर घर वापस लौट आती है। और फिर एक दिन ऐसा लगा मानो रजा का इंतजार खत्म हो गया हो। उस दरवाजे से मरियम बाहर आई। रजा जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर तैयार हो गया। मरियम उसे देखकर मुस्कुराई और उसके पीछे बैठ गई। आज उसके हाथों में एक मिठाई का डब्बा है। जल्दी वो स्कूल तक पहुंच गए। आज मरियम अंदर जाने के बजाय बाहर से ही स्कूल को निहार रही है और उसकी आंखों के कोने में पानी है। फिर उसने एक बार रजा की तरफ देखा और स्कूल के अंदर चली गई। वो सीधा हेडमास्टर के कमरे में गई। बाहर खड़ा रजा उनकी बातें सुन रहा है। मरियम हेडमास्टर से बोली, आने वाले शुक्रवार को मेरी शादी है, स्कूल के सभी टीचर्स और आपको आना होगा। और हाँ, आज के बाद मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरे होने वाले पति को मेरा बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मरियम का इस नौकरी को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं। इसके बाद हेडमास्टर्स और सभी टीचर्स ने मरियम को शादी की मुबारकबाद दी। जल्द ही अगले शुक्रवार का दिन आ गया। आज मरियम की शादी है। रजा हेडमास्टर को लेकर शादी में आया है, मगर वो अंदर नहीं गया, बाहर से ही घर की सजावट देख रहा है। जल्द ही शादियों की गाड़ियां भी आने लगी। मरियम के पति ने उसके लिए दरवाजा खोला। आज दुल्हन बनी मरियम बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रजा वही अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा है। उसे अपने प्यार को जताने का कभी मौका ही नहीं मिला और आज उसकी मरियम किसी और की दुल्हन बनकर चली गई और रजा बस देखता रह गया। रजा आज भी उसके दरवाजे के पास बैठा रहता है, लेकिन मरियम का पता बदल चुका है। अब वो अपने पति के घर में रहती है, ये जानते हुए भी कि उसका इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। वो फिर भी वहीं बैठकर उसका इंतजार करता रहा। इस तरह कई महीने बीत गए। रजा की बाल और दाढ़ी भी लंबे हो चुके हैं। वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगा है। और रजा एक दिन उसी मस्जिद के सामने खड़ा है जहाँ पर वो रोज शाहिद साहब की कुरान सुनने के लिए आया करता था। शाहिद साहब उसे देखते ही बोले, बहुत दिनों बाद आए हो। रजा ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शाहिद साहब बोले, दर्द इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो ना। रजा ने कहा, मैं कितना भी चाहूँ उसे भुला नहीं पा रहा, उसके जाने का गम मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा। शाहिद साहब ने उसे समझाते हुए कहा, माना मोहब्बत खुदा की बनाई हुई सबसे कीमती अमानत है, लेकिन याद रखना कि उस ऊपर वाले से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। उस ऊपर वाले का खेल समझना नामुमकिन है, लेकिन इतना विश्वास रखो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन रेजा को अभी इन सब की सुध-बुध कहाँ।
वो चुपचाप वहाँ बैठा रहा। घर आकर भी वो अपने मरे हुए बाबा और भाई की तस्वीर देख रहा है। उसने माँ से कहा, माँ आज मुझे बाबा के पास जाने का मन कर रहा है। माँ बोली, चलो कल उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। रजा बोला, वैसे नहीं माँ, हमेशा के लिए उनके पास चला जाऊं, ऐसा जी चाह रहा है। बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान है। ये सोच सोच कर ही उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। वो अक्सर काम करने के बाद भी खाना नहीं खाती। दिन भर अपने बेटे के बारे में सोचते सोचते वो तो अपना ख्याल रखना ही भूल गई है। ऐसे कुछ महीने और बीत गए। रजा पूरी तरह पागल हो चुका है। वो नंगे पांव मरियम के घर के आसपास घूमता रहता। रास्ते में आते जाते बच्चे अब उसे पागल कहकर चिढ़ाने लगे हैं। लेकिन मरियम के बालों का वो क्लिप और उसकी पहली सवारी के दिन मरियम के दिए पैसे उसने आज भी संभाल कर रखे हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब रजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब ना तो वो बोल पाता है, ना ही किसी को पहचान पाता है। और इसके साथ ही हम कहानी के पहले दृश्य पर आ जाते हैं, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। उस रात रजा के सपने में एक सफेद पोशाक पहने हुए फरिश्ता आया था। उसने उसे खाने को रोटी दी और कहा कि तुम्हारी माँ बहुत थक गई है, वो तुम्हारे बाबा के पास जाना चाहती है। और उसके बाद ही सफेद कपड़े पहने कोई औरत घर से बाहर निकल गई और बाहर की आंखें चौंधा देने वाली रोशनी में जाकर समा गई। तभी रजा की आंखें खुल गई। उसके हाथों में एक रोटी रखी है और उसे बहुत भूख लगी है। वो उस रोटी को खाने लगा और तब मेरी नजर सामने बैठी हुई मेरी माँ पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है और सामने कुरान शरीफ की किताब खुली है। उस दिन मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उस दिन मैं उनकी कब्र पर सर रखकर बहुत रोया। मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, मैंने उसी की मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया। मैं किसी और के प्यार में अपनी माँ के प्यार को भुला बैठा, जो मेरी चिंता करते करते बीत गई। और उस दिन के बाद से रजा अपनी मानसिक स्थिति और सामान्य जिंदगी में लौटने लगा। वो शाहिद साहब के सामने बैठा है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने हुए आए लोगों के जूते रख रहे हैं। और तभी उनमें से एक जूता रजा को बड़ा जाना पहचाना सा लगा। हाँ, ये मरियम ही है। उसे देखकर रजा ने उठकर उसे सलाम कहा। मरियम भी उसे वहाँ देखकर चौंक गई और उसने भी उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने रजा से कहा, तुम बहुत बदल गए हो। रजा भी बोला, आप भी बहुत बदल गई है। तो आप कैसी है और आपके शौहर कैसे है? मरियम बोली, मुझे नहीं मालूम, हमारा तलाक हो चुका है। और इतना कहकर वो मस्जिद के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद शाहिद साहब रजा के चेहरे की तरफ देखने लगे। नमाज खत्म होने के बाद मरियम लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही है। रजा जाकर उसके सामने बैठ गया। कुरान की किताब खत्म करने के बाद मरियम ने खुद ही बताना शुरू किया, मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। मेरी शादी के बाद माँ अकेली पड़ गई। वो बीमार रहने लगी, मगर उनके जीते जी मुझे उनकी सेवा करने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे पति हमेशा पैसों का रौब दिखाते। मैं फिर भी सब कुछ सहती रही। लेकिन जैसे जैसे शादी के 1 साल पूरे होने लगे, वो बच्चे की जिद करने लगे और इसके लिए वो रोजाना मुझ पर हाथ उठाते। एक दिन अति हो गई और मैंने उनसे तलाक मांग लिया। अगले ही दिन उन्होंने मुझसे तलाक ले लिया और सुना है कि उन्होंने किसी और से शादी भी कर ली है। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट गई हूँ, इसीलिए वापस चली आई। मैं मेरे पुराने स्कूल के हेडमास्टर के पास भी गई थी, उसे नौकरी को वापस मांगने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में सोचेंगे। रजा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठकर सुनता रहा। फिर मरियम बाहर चली आई और जाते जाते रजा को देखते हुए कहा कि क्या तुम अब भी उस रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हो? रजा ने मना करते हुए कहा कि अब मैं वो काम छोड़ चुका हूँ। उस दिन के बाद न मैंने कभी मोटरसाइकिल वापस चलाई और न ही मैं उस गाँव में कभी जाना चाहता हूँ। मरियम दुखी होकर वहाँ से लौट जाती है। अगले दिन शाहिद साहब ने देखा कि रजा अपनी पुरानी जंग लगी मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा है। शाहिद साहब को वहाँ देखकर रजा उनके पास आकर बैठा और बोला, पता नहीं क्यों जिस इंसान के लिए मैं पहले पागल पागल हुआ मारा फिरता था, आज उसके लिए मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा। ना जाने क्यों मैं उस पुरानी रजा को अपने अंदर ढूंढ नहीं पा रहा। शाहिद साहब ने उसे समझाते हुए कहा, ऊपर वाला इसी तरह हमारी परीक्षा लेता है कि हम खुद को पहचान सके, क्योंकि अगर उस समय तुम्हें मरियम मिल जाती तो तुम आज भी खुद से बेखबर रहते, खुद को कभी पहचान नहीं पाते और ना ही तुम मरियम के प्यार के आगे अपनी माँ के असीम प्यार को देख पाते। ऊपर वाला जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। इतने में वहाँ पर रजा की बहन और उसकी भतीजी आती है और वो मरियम के उस क्लिप को भतीजी के बालों पर लगा देता है। उसकी भतीजी भी खुश हो जाती है। अब वो जैसे ही मोटरसाइकिल उठाता है
उसके पास एक औरत आकर पैसों की मदद मांगने लगी। उस वक्त रजा के पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, मगर वो पुराना नोट था जो मरियम ने उसे दिया था, जिसे रजा ने अब तक संभाल कर रखा था। उसने वो नोट निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। अब रजा के पास मरियम की कोई याद नहीं और रास्ते में आगे रजा की मुलाकात मरियम से हो गई। रजा ने उससे कहा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं किराए पर लोगों को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं चलाता, ना ही मैं उस गांव में कभी भी वापस जाना चाहता हूँ। मरियम बोली, मैं उस गांव में जाने के लिए वापस नहीं लौटी हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ तुम मुझे ले चलो। और इसके बाद हम उस फल की रेडी को वही पौधों के बीच पड़ा देखते हैं, जो इतने दिनों तक रजा और मरियम के बीच में थी, जो हमें ये दिखाता है कि अब उनके आगे का रास्ता एक हो गया है। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हर रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।